नमस्कार, राजनीति में आपका स्वागत है। राजनीति में आज बात करेंगे प्रियंका गांधी के वाराणसी से चुनाव लड़ने की खबरों पर। चर्चा करेंगे कि अगर प्रियंका गांधी ने वाराणसी से चुनाव लड़ा तो उसके क्या मायने होंगे। ये सवाल इसलिए क्योंकि प्रियंका गांधी के बयान उनके वाराणसी से चुनाव लड़ने की अटकलों को लगातार हवा दे रहे हैं। प्रियंका ने केरल के वायनाड में कहा है कि अगर राहुल गांधी चाहेंगे तो वो वाराणसी से चुनाव लड़ने को तैयार हैं। राहुल गांधी भी इस संभावना को खारिज करने की जगह सस्पेंस बनाए रखने की बात कर रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि अगर प्रियंका गांधी वाकई वाराणसी से चुनाव लड़ती हैं तो कांग्रेस के लिए इसका मतलब क्या होगा। सवाल ये भी है कि वो वाराणसी में पीएम मोदी को कितनी कड़ी टक्कर दे पाएंगी। इन्हीं सवालों पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ स्टूडियो में है वरिष्ठ पत्रकार विनोद शर्मा, हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार जितेंद्र तिवारी और हमारे साथ स्टूडियो में है वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार और हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार कुर्बान अली। लेकिन चर्चा से पहले देखिए एक रिपोर्ट। If my Congress president tells me to contest, I will be happy to contest. केरल के वायनाड में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के इस बयान के बाद ये चर्चा एक बार फिर से तेज हो गई है कि क्या वो वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी। प्रियंका गांधी ने वाराणसी से चुनाव लड़ने की अटकलों को हवा देने वाला बयान पहली बार नहीं दिया है। इससे पहले रायबरेली में भी वो कुछ ऐसी ही बात कर चुकी है। अगर मेरी पार्टी कहेगी कि चुनाव लड़ना है तो मैं जरूर लड़ूंगी। प्रियंका गांधी के वाराणसी के चुनाव लड़ने की चर्चाओं को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी खारिज नहीं किया है। द हिंदू को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि सस्पेंस बना रहे तो अच्छा है। दरअसल राहुल ने प्रियंका को जब से कांग्रेस महासचिव बनाकर पूर्वी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपी है वो लगातार सक्रिय हैं। इस दौरान उन्होंने कई शहरों में रोड शो करने के अलावा इलाहाबाद से वाराणसी तक गंगा यात्रा भी की। इस यात्रा ने भी प्रियंका के वाराणसी से चुनाव लड़ने की अटकलों को आधार दिया है। बहरहाल इन अटकलों के बीच सवाल ये है कि अगर प्रियंका गांधी वाकई वाराणसी से चुनाव लड़ती हैं, तो वो पीएम मोदी को कितनी कड़ी टक्कर दे पाएंगी। इसी से जुड़ा सवाल ये है कि अगर वाराणसी में प्रियंका की उम्मीदवारी को एसपी बीएसपी ने समर्थन दे दिया तो पीएम मोदी की मुश्किलें कितनी बढ़ सकती हैं। 2014 में नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से चुनाव लड़ा तो इसका फायदा बीजेपी को पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार तक मिला था। ऐसे में एक सवाल ये भी है कि क्या प्रियंका गांधी के वाराणसी से चुनाव लड़ने पर कांग्रेस को भी वैसा ही फायदा मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। विनोद, आपसे शुरू करते हैं। आपके विचार से क्या प्रियंका गांधी को वाराणसी से प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहिए? ये तो उनके पार्टी के आंकड़ों पे डिपेंड करेगा लेकिन एक राय है जो मैं व्यक्त कर सकता हूं कि अगर वो प्रधानमंत्री खिलाफ इलेक्शन लड़ने का निर्णय लेती हैं तो उससे पहले उनको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि वो कंबाइंड कैंडिडेट हो ऑपोजिशन की, क्योंकि अगर वहाँ पर वोट तकसीम हो रहा होगा बीएसपी एसपी गठबंधन और कांग्रेस और बीजेपी के बीच, तो उस वक़्त मैं समझता हूँ कोई उसका औचित्य नहीं बनता है कि वो प्रधानमंत्री के खिलाफ इलेक्शन लड़ें। ये बात अलग है कि अगर वो प्रधानमंत्री के खिलाफ इलेक्शन लड़ती हैं किसी भी संभावना में, तो जो ईस्टर्न यूपी है वहाँ पर जो पार्टी का काडर है वो उसमें एक ऊर्जा का संचार होगा, भले ही वो जीते या हारें। और प्रधानमंत्री भी मैं समझता हूँ बाध्य हो जाएंगे उस वक़्त कि वो भी दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ें, क्योंकि वो नहीं चाहेंगे कि एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी में बंध जाएं। और ये बात सच है कि आखिरी चरण में चुनाव है बनारस में, और शायद इसीलिए है कि प्रधानमंत्री सब अपना काम करके और जगह पर वहाँ पर पूरी तवज्जो देंगे, जैसे कि 2014 में पूरा जो उनकी काबीना थी वो बनारस में आई थी उनके लिए प्रचार करने के लिए। ठीक है अवधेश जी, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी बार बार ये वाराणसी का सस्पेंस इसलिए बनाए हुए रखे हैं ताकि भाजपा और प्रधानमंत्री भी विचलित रहें? ये चुनावी रणनीति की दृष्टि से ये अच्छाई है कि वो बनाए, लेकिन ऐसा है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति हमको देखनी पड़ेगी। देखिए, प्रियंका को महासचिव बनाने के बाद जिन 42-43 सीटों का प्रभार है, अगर आप देखेंगे 2009 में 21 सीटें कांग्रेस ने जीती थी तो 15 उसी तरफ से थी। ये ध्यान रखें, इसलिए उसका मायने है। और पूर्वी उत्तर प्रदेश में सारे प्रमुख नेता मोटा मोटी बीजेपी के उसी क्षेत्र से आते हैं, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, योगी आदित्यनाथ हो, केशव प्रसाद मौर्य हो, दिनेश मिश्र हो, या भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र पांडे हो, वीरेंद्र सिंह हो भारतीय किसान मोर्चा के।
तो अगर प्रियंका गांधी को उस क्षेत्र में ला करके और वाराणसी से वो लड़ाते हैं तो उससे एक संकेत तो कांग्रेस देने की कोशिश करेगी कि हाँ, मतलब मैं सीधा सीधा टकराने की कोशिश में हूं। उसका कारण जो मैं समझता हूं कि कांग्रेस के लिए ये चुनाव करो और मरो का प्रश्न है। इतिहास में 44 सीटें पर सिमटी हुई है और जो उत्तर प्रदेश और बिहार उसका मुख्य जनाधार था, वहां से उसके अंक गणित के बढ़ने का कोई आधार नहीं मिल रहा है। पिछले लोकसभा चुनाव में 7.5% वोट था, उसके बाद विधानसभा चुनाव में 6.15% वोट हो गया। तो एक वातावरण अगर कांग्रेस को बनाना है तो उसको तो कोई न कोई उसमें निकालना पड़ेगा। प्रियंका बना सकती है, लेकिन इससे अभी परिणाम पर कोई अंतर आएगा उसको मैं नहीं स्वीकारता हूं। भविष्य की दृष्टि से शायद इसका असर संगठन पर हो। ठीक है जितेंद्र जी, क्या आपको लगता है कि अगर प्रियंका गांधी वाराणसी से खड़ी होती हैं तो क्या उसका प्रभाव केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश की सीटों पे पड़ेगा कि यूपी की और सीटों पे भी पड़ सकता है, कि भारत की और सीटों पे भी पड़ सकता है जहां पे कांग्रेस खड़ी है, जहां पे कांग्रेस लड़ रही है? जैसे कि विनोद ने कहा कि कांग्रेस के काडर में एक नई ऊर्जा का संचार होगा, ऐसा आपको लगता है? मैं नहीं समझता। सबसे पहली बात यह है कि अभी भी प्रियंका जी की क्रेडिबिलिटी आंकी जानी है, क्योंकि वो लोकतंत्र का जो महापर्व है चुनाव, उसको अभी भी पर्यटन पर्व की तरह देखती हैं और चुनाव में आती हैं और उसके बाद गायब हो जाती हैं। और अभी जब वो चुनाव लड़ने वाली हैं तो उसमें भी वो पर्यटन में जैसे एडवेंचर आपको रोमांच पैदा करना है, उस तरह से सीधे प्रधानमंत्री को चुनौती देना चाहती हैं। जबकि अगर कोई गंभीर राजनेता होता और जिसको लंबी पॉलिटिक्स खेलनी होगी तो वो अगर आपको ज़रूरत थी कि आपको पूर्वी उत्तर प्रदेश को कोई संदेश ही देना है और आपके भाई जी को वायनाड जाके दक्षिण का संदेश देना है, ज़्यादा सुरक्षित था अमेठी से लड़ती और संदेश देती। लेकिन अभी जो ये रोमांच वाली राजनीति करने की इच्छा है, जैसे केजरीवाल साहब ने की थी और जो हाल उनका हुआ था 2014 में, तो मुझे लगता जीते थे नहीं, केजरीवाल साहब के तो 1,70,90,000 वोट से बनारस से नहीं जीते थे, यहाँ शीला दीक्षित के खिलाफ खड़े हुए थे, कोई जानता नहीं था, जीत गए। वो प्रधानमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ने गए थे, मुख्यमंत्री के खिलाफ लड़े थे, जीते थे। देखिए, एक मजबूत कैंडिडेट के सामने सबसे पहला चुनाव लड़ने का रोमांच आपके अंदर हो सकता है आपको लगे कि आपके कुछ कार्यकर्ता इससे मोबिलाइज हो जाएंगे, पर जितनी ताकत आपको उस क्षेत्र में महासचिव बनने के बाद लगानी चाहिए, तो उस रोमांच में वो आपकी ताकत आधी रह जाने वाली है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि अगर आप उनके जो दोनों चुनाव वो लड़ाती रही हैं अपने परिवार के, उसका ही अंक गणित और जमीनी गणित देखें तो वो अमेठी में 5 सीटें हरवा भी चुकी हैं विधानसभा की। तो अभी ऐसा मान लें कि एकदम उनके आने से कोई बड़ा परिवर्तन हो जाने वाला है, तो मैं समझता हूं कांग्रेस अभी इसमें कहीं चूक कर रही है। ठीक है, कुर्बान अली साहब, क्या आप इन बातों से सहमत हैं कि प्रियंका का खड़ा होना प्रधानमंत्री के खिलाफ अगर होती हैं तो वो रोमांच पैदा कर रही हैं? क्या आपको लगता है ये साहस है कि दुस्साहस है या बेवकूफ़ी है, या उनको ऐसा ही करना चाहिए था क्योंकि इससे कांग्रेस लगेगा कि कांग्रेस में लड़ने का दम है? भारत भूषण साहब, पॉलिटिक्स में मैसेजिंग और परसेप्शन ये बहुत अहम चीज़ें होती हैं, और अगर आप ये मैसेज दे देते हैं कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हेड ऑन ले रहे हैं तो इसका पूरे देश में असर जाता है। मैं यहाँ आपको ये अर्ज़ करता चलूँ कि 1971 में अटल बिहारी वाजपेयी से कहा गया कि आप इंदिरा जी के खिलाफ रायबरेली से चुनाव लड़ लीजिए, उन्होंने हाथ जोड़ लिए, लेकिन राजनारायण सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार थे, वो चुनाव लड़े और आप जानते हैं कि उस चुनाव के पेटिशन ने इस देश का इतिहास बदल दिया था। बिल्कुल। और उसके बाद वही इंदिरा गांधी 77 में जब रायबरेली में हारी थी तो बाद में फिर उनको दक्षिण जाना पड़ा और मेढक से चुनाव लड़ा था। लेकिन अभी देश में एक ऐसा माहौल पैदा करने की ज़रूरत है, अगर कांग्रेस पार्टी को वाकई प्रियंका गांधी रिजुवेनेट करना चाहती हैं तो उन्हें मैं ये कहूँगा कि ये दुस्साहस करना चाहिए और बनारस से चुनाव लड़ना चाहिए, ताकि एक मैसेज जाए देश में कि हाँ, नरेंद्र मोदी को कोई हेड ऑन भी ले सकता है। बिल्कुल। विनोद, आपने सुना कुर्बान साहब की बात को सुना आपने, तो क्या उनको दुस्साहस तो करना चाहिए, लेकिन ये दुस्साहस के लिए बहुत ज़्यादा रुकना भी नहीं चाहिए शायद, क्योंकि अगर वो प्रधानमंत्री से पहले अपना नॉमिनेशन नामांकन पत्र भर देती हैं
तो फिर प्रधानमंत्री के लिए मुश्किल पैदा हो जाती है, क्योंकि वो फिर बनारस छोड़ के तो जा ही नहीं सकते हैं, कहीं दूसरी सीट पर नहीं जा सकते। जा सकते हैं दूसरी पे, दूसरी भी लड़ सकते हैं। वो लड़े एक बार पहले, अटल बिहारी वाजपेयी 3-3 सीटों पे लड़े हैं, 2 बार 2-2 सीटों पे लड़े हैं। इसमें कौन सी गुरेज करने वाली बात है। और वैसे भी हिम्मत मोहतरमा मदद खुदा, बिल्कुल, हाँ, मैं जान के हिम्मत मर्दा मदद खुदा नहीं कह रहा। जी जी जी, हाँ, हिम्मत मोहतरमा मदद खुदा, मैं मानता हूँ इस बात का कि एक अच्छा मैसेज जाएगा। और परस्पर जो मीडिया है, जिसका ध्यान ज़्यादातर माननीय प्रधानमंत्री पे केंद्रित रहता है, उस मीडिया को प्रियंका गांधी पर भी अपना ध्यान लगाना पड़ेगा जी। और जो बातें कहेगी वो दूर दराज तक जनता तक पहुंचेंगी। मैसेजिंग जो है जी। प्रधानमंत्री खिलाफ इलेक्शन लड़ने से इजी हो जाएगी, फार रीचिंग हो जाएगी, और वो कांग्रेस को आज के दिन बहुत ज़रूरत है। क्योंकि मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश गया था और वहाँ मैंने लोगों से मिला। मैं पर्यटन पे नहीं गया था, काम पे गया था। ये भी एक आजकल बड़ा रिवाज चल चुका है कि सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी और राहुल गांधी तो पर्यटन करते हैं। हालांकि सबसे ज़्यादा पर्यटन तो हमारे प्रधानमंत्री करते हैं, विदेश ज़्यादा जाते हैं, लेकिन वो बात अलग है, वो उनका काम है। कुछ काम से जाते हैं, कुछ मेल मिलाप के कारण जाते हैं, अच्छी बात है। लेकिन मैं समझता हूँ कि राजनीति में अगर वो उतरी हैं तो रिस्क टेकिंग एबिलिटी उनको दिखानी पड़ेगी, और अगर दिखाएंगी तो जनता का दिल जीत सकती हैं। 2009 में पश्चिमी पूर्वी उत्तर प्रदेश में, ईस्टर्न यूपी में ज़्यादा सीटें कांग्रेस जीती थी, और अब आज के दिन 2 सीटें छोड़कर सारी सीटें बीजेपी के पास है। और वहाँ पर जो मैंने सुना है, जो लोकल वहाँ कैंडिडेट्स के खिलाफ काफ़ी भारी एंटी इनकम्बेंसी है, और पूरी तरह से निर्भर है भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री के नाम पर और उनके जलवे पर। तो अगर उस जलवे को कोई चैलेंज करता है तो उसमें आज नहीं तो अगले इलेक्शन में 2022 में तो फ़ायदा हो सकता है। ठीक है। लेकिन लड़ेंगे तो मीडिया भी खुश होगा और जनता भी देखेगी कि लोकतंत्र का जो चरम है वो हमको वहाँ पर बनारस में मिलेगा। ठीक है। अवधेश जी, जब कांग्रेस का गठबंधन नहीं हुआ समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी से, लोगों ने कहा कि कांग्रेस परोक्ष रूप से बीजेपी का खेल खेलेगी, क्योंकि हमारा वोट काटेगी। लेकिन अगर प्रियंका गांधी सीधे सीधे प्रधानमंत्री से टक्कर लेती हैं तो लोग ये नहीं कहेंगे कि देखिए कांग्रेस में हिम्मत है कि वो प्रधानमंत्री से टक्कर ले सकती है और बीजेपी से टक्कर ले सकती है, और अपनी पूरी पॉलिटिकल जो कैपिटल है, पूंजी है, उसको वो दांव पे लगाने के लिए तैयार है। मुझे लगता है जो हम बात कर रहे हैं उसको एक अलग दृष्टिकोण से भी देखने की जरूरत है। देखिए, जैसे मैंने आरंभ में कहा था कि कांग्रेस के लिए करो और मरो का प्रश्न है, तो जो एक सबसे एक बड़ा अस्त्र राहुल गांधी था, उनको पहले ला चुके थे। प्रियंका गांधी भी उनके लिए एक बड़ा अमोघ अस्त्र की तरह, जिसको इस बार लाए हैं। लेकिन पूरी स्थिति देख के मुझे लग रहा है कि प्रियंका का उपयोग कहां करना है इस अस्त्र का, इसके बारे में कांग्रेस में क्लैरिटी नहीं रही कि कहां करना है। इसलिए अभी तक वाराणसी का भी तय नहीं हो पा रहा है। देखिए, जब तक अगर वो वाराणसी से लड़ती भी हैं तब तक 302 सीटों के चुनाव पूरे हो चुके होंगे, मतलब 3 फेजों में। तो आपके पास जो बचते हैं वो 242 में आप जोड़ लीजिए, 241 सीटें आपके पास केवल बच जाती हैं। तो उससे एक मैसेज बड़ा जाएगा, ये तो मैं खैर नहीं मानता हूं। दूसरा, जो कुर्बान भाई कह रहे थे कि परसेप्शन और मैसेजिंग का है, चुनाव के पहले तो परसेप्शन और मैसेज होगा, लेकिन अगर वो चुनाव बुरी तरह हार जाती हैं तब जो परसेप्शन और मैसेज होगा वो कांग्रेस के लिए बात की बात है ना, वो तो हम तब की बात करेंगे। तो इस कौन हारेगा कौन जीतेगा ये बाद में पता लगेगा। तीसरी बात जो मैं कह रहा हूं वो तो अब करेंगे, लेकिन मेरा मत यह है कि उसका भी असर होता है कि भैया गए तो थे, शरद यादव जी गए थे 1984 में प्रजातंत्र में हार के राजनीतिक लोग ज्यादा समझते हैं, ज्यादा सीख मिलती है, ज्यादा एजुकेशन मिलती है जीतने के बजाय। नहीं, हार और जीत चलती रहती है, उससे हमको दिक्कत नहीं है। और मीडिया का जहां तक प्रश्न है, वो तभी वोट नागो यात्रा में थी, पूरा मीडिया जब भी वो जाती है तो लगी रहती है। मीडिया को मैं ब्लेम नहीं करता हूं, पूरा कवरेज उनको मिला है। प्रियंका गांधी जैसे 1999 में बेलाड़ी से सोनिया गांधी लड़ी थी तो सुषमा स्वराज ने चुनौती दिया था। सुषमा स्वराज हार गई, लेकिन एक मैसेज था कि हम देख रहे हैं।
तो ये उस प्रकार का एक लड़ाई हो जाएगी। लेकिन इस लड़ाई को कांग्रेस को यह भी सोचना पड़ेगा, भले आप स्वीकार न करिए, कि अगर वो हारते हैं वहां, जिसकी मुझे ज्यादा संभावना दिखती है, क्योंकि कांग्रेस 1989 के बाद केवल एक बार 2004 में, वो भी दूसरी परिस्थिति में चुनाव वहां जीती है, तो अगर वो हारती हैं तो फिर उनके बचाव में क्या तर्क कांग्रेस गढ़े, ये देखना बहुत जरूरी होगा। कांग्रेस की प्रॉब्लम है, उसको हम अभी छोड़ देते हैं। जितेंद्र जी, आप ये बताइए, मीडिया की बात हो रही है, प्रियंका गांधी के बनारस में चुनाव लड़ने से मीडिया का कवरेज किस तरह से चेंज होगा? क्योंकि अभी जैसे कि विनोद ने कहा पहले कि पूरा मीडिया जो है वो बिल्कुल मोदी जी से मंत्रमुग्ध है, और फर्क अगर चेंज कुछ आया है तो वो प्रियंका गांधी के आने के बाद आया है, क्योंकि उनको इग्नोर नहीं कर सकते, देखने में सौम्य है, शिष्टाचार से बातें करती हैं, लोगों से बहुत ही सहज तरीके से मिलती जुलती हैं। तो ये मीडिया में कुछ चेंज आएगा कि वैसे ही चलता रहेगा, सबके सब नमो टीवी बने रहेंगे? नहीं, मैं समझता हूं कि प्रियंका जी के आने से एक उनका जो आपने जो उनकी खूबियां बताई हैं कि वो कनेक्ट करती हैं, स्माइली तरीके से बात करती हैं, तो टीवी कवरेज दे रही है। लेकिन ये मीडिया के लिए अच्छा है, उनको कवरेज भी बहुत अच्छा मिल रहा है, और कई बार मुझे लगता है कि ये कांग्रेस पार्टी के लिए खराब हो सकता है कहीं ना कहीं, क्योंकि उनको राहुल जी से ज़्यादा वेटेज मिल रहा है। तो ये कांग्रेस को सोचना पड़ेगा। और जो इलाहाबाद में पोस्टर लगे थे, प्रियंका जी आई हैं, कांग्रेस की ज़रूरत है, वहाँ जो पोस्टर कांग्रेस के लोगों ने लगाए थे, भैया पे पड़ गया बाहर, बहना हो जाओ तैयार, तो बहना पूरी तरह से तैयार होके आई हैं। ये लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत हो सकता है, कांग्रेस पार्टी के लिए भी एक अच्छा संकेत हो सकता है। अगर इससे ईस्टर्न यूपी के लोग मोबिलाइज होते हैं और टफ फाइट होती है, तो कम से कम ये लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा हो। चलिए, ये तो बात आपने मानी। अभी हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद इस चर्चा को जारी रखेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। बिहार में चलेगी लालू की ललकार, या फिर एक बार रहेगी नीतीश कुमार की ही बहार? हरियाणा से मैं इमरान खान, पल पल बदल रहा है हरियाणा का मिजाज। हर रोज एक नए मुद्दे का होता है आगाज। दिल्ली में देश की सरकार, महाराष्ट्र की जनता के क्या है सवाल? 2019 के इस चुनाव मेरे साथ देखिए पंजाब, हरियाणा, हिमाचल की हर सियासी हलचल। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से मैं पुष्पेंद्र वैद। मेरे साथ जम्मू कश्मीर से जुड़ी चुनावी खबर पर देखिए मध्य प्रदेश की हर चुनावी खबर। छत्तीसगढ़ से मैं धीरेन्द्र गिरी गोस्वामी। जयपुर से मैं रामस्वरूप लामरोड। मैं बिलाल सब्जवारी, मेरे साथ देखिए चुनाव की पल पल की खबर। मुंबई से मैं मुरारी सिंह। गोवा से मैं सुशील शुक्ला। मैं हूं अनिल बंगाल। पश्चिम बंगाल से मैं दिलीप गिरी। क्या पूरे हुए आम लोगों के सपने? क्या है गुजरात मॉडल की सच्चाई? जानिए मेरे यानी पंकज श्रीवास्तव के साथ स्वराज एक्सप्रेस पर, सीधे गुजरात से। चूंकार अज हमा हीलते दरगुज़श्त, हलालस्त बुर्दन व शमशीर दस्त। जब दूसरे तमाम रास्ते कारगर न हो सकें, कामयाब न हो सकें, तो जुल्म के खिलाफ तलवार उठा लेना जायज़ है। ये कहना है श्री गुरु गोविंद सिंह जी का। लेकिन आज हम लोकतंत्र हैं, हमारा वोट हमारी तलवार है, हमारा वोट हमारी बंदूक है। आप हमारी ताकत हैं और हम आपकी आवाज़ है, बेखौफ आवाज़, आज़ाद आवाज़। विनोद दुआ लाइव सोमवार से गुरुवार रात 9 बजे स्वराज एक्सप्रेस पर। इस चर्चा में आपका फिर से स्वागत है। कुर्बान अली साहब, मैं आपसे पूछता हूं कि क्या आपको लगता है कि एक तरफ तो प्रियंका गांधी का व्यक्तित्व है, जिसके बारे में हमने अभी बात की, बातचीत का तरीका, सौम्य तरीका, शिष्टाचार पूर्ण व्यवहार, वो लोगों को ज़्यादा पसंद आएगा कि भाजपा के कुछ नेता हैं जो बड़े प्रचारक हैं इस चुनाव में, उनका उज्जड तरीका, गाली गलौज का तरीका, वो ज़्यादा पसंद आएगा? एक तरफ देखिए आप योगी आदित्यनाथ, एक दूसरी तरफ एक टेरर एक्यूज्ड प्रज्ञा ठाकुर, जो कहती है कि मैं सन 88 में पैदा हुई लेकिन मैं बाबरी मस्जिद तोड़ने के लिए ऊपर चढ़ी हुई थी, बहादुरी दिखा रही थी 3.5 साल में, जो कहती है कि मेरे श्राप से कोई मर गया।
मतलब इतना बेवकूफ़ी पना प्रचार एक तरफ, और दूसरी तरफ ये देखिए एक शिष्ट युवती है, सौम्य युवती है जो सही बातें कर रही है। लोगों को क्या पसंद आएगा? देखिए, मैं नहीं जानता कि क्या पसंद आएगा या क्या पसंद नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको 2-3 उदाहरण देना चाहता हूं भरत भूषण जी। 1962 में जवाहरलाल नेहरू अपने चरम पर जब थे तो उनको राम मनोहर लोहिया ने चुनौती दी थी जी। और ये कहा था कि मैं एक चट्टान से सिर टकरा रहा हूं और अगर ये चट्टान टूटी नहीं, इसमें सिर्फ एक बाल भी आ गया तो इसे मैं अपनी कामयाबी मानूंगा। और उस वक्त उनके समर्थन में हिंदू महासभा के नेता प्रभुदत्त ब्रह्मचारी और आरएसएस के तमाम लोग नेहरू के खिलाफ कैंपेन कर रहे थे और लोहिया बुरी तरह चुनाव हारे, लेकिन वहां से उन्होंने ये शुरुआत भी की कि कांग्रेस को हराया भी जा सकता है और 67 में और 77 में फिर वो साबित हुआ। दूसरा उदाहरण मैं दूंगा, एसके पाटिल कांग्रेस पार्टी के बहुत ही मजबूत नेता थे बंबई में, और उनके खिलाफ 32 साल के जॉर्ज फर्नांडिस सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के तौर पे चुनाव लड़े और उस वक्त एसके पाटिल ने कहा कि अगर भगवान भी आ जाएं तो वो मुझे हरा नहीं सकते। ये अहंकार था एसके पाटिल का। लेकिन उसी 32 साल के जॉर्ज फर्नांडिस ने उस एसके पाटिल जैसे एस्टेब्लिश लीडर को भारी वोटों से हराया। तो ये इस देश में होता रहा है। असली चीज ये है कि आप किस तरह से लेते हैं। चुनाव प्रचार तो होता रहेगा और इसमें तमाम तरह की बातें आएंगी और भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार के लोगों से आप किसी तरह की शिष्टता की उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने तो इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री बनने पर कहा था कि अब इस देश में विपत्ति आना पूरी तरह से मतलब मुमकिन है, क्योंकि एक महिला और वो भी विधवा अगर इस देश की प्रमुख बन गई है। ये 5 जन और ऑर्गेनाइजर का एडिटोरियल था 11 जनवरी 1966 में। तो उनसे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? हमने की है उनसे वफा की उम्मीद, जो नहीं जानते कि वफा क्या है। तो आप इनसे बहुत ज्यादा उम्मीद मत कीजिए। लेकिन मैं एक बार फिर कहूंगा कि अगर प्रियंका गांधी नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ती हैं तो पूरी दुनिया के मीडिया का आकर्षण केंद्र बनारस होगा। बिल्कुल। अवधेश जी, यदि प्रियंका गांधी वाराणसी से चुनाव में उतरती हैं तो उसके बाद क्या प्रधानमंत्री के पास दूसरी सीट से लड़ने का विकल्प रहेगा और उसको कमजोरी माना जाएगा कि स्ट्रेंथ माना जाएगा? विरोध कहते हैं कि विकल्प रहेगा, मैं कह रहा हूं, पर अगर वो जाए लोग कहेंगे भाग गया। देखिए, पहले तो कुरबान जी ने बड़ा सीरियस इसको बना दिया और मुझे मतलब बहुत आश्चर्य है कि इनके जैसा एक अनुभव। तो आप क्या सोच रहे हैं? मजाक कर रहे हैं? समाजवादी पत्रकार नहीं, मैं कह रहा हूं जॉर्ज फर्नांडिस जैसा आदमी जिसने लाठियां खाई, जेल गया, वहां इतना संघर्ष किया और संघर्ष करके चुनौती दिया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जैसा आदमी जिसने एक भारत का एक पूरा विचार दिया भारत के बारे में और आजादी से लेकर संघर्ष, कांग्रेस में रहते हुए कांग्रेस के विरुद्ध संघर्ष किया, उनके संघर्ष को आप सोनिया राहुल गांधी के संघर्ष से आप तुलना कर दें तो यह तो मैं समझता हूं कि तो ऐसा उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने कहा कि चैलेंजर कहीं से भी आ सकता है। सर, मैंने पूरा सुना है। हिम्मत चाहिए, हिम्मत की बात कर रहे हैं। वो नहीं, लेकिन आप कहां जॉर्ज फर्नांडिस, राम मनोहर लोहिया, आप प्रियंका गांधी मिलनसार हैं। मैं और आप कल चलूं, मैं आपको चुनौती दे, हम दोनों लोग चलें और टाइम मांगे, कैसे मिलता है हमको टाइम, मुझे मालूम है कितने लोगों से मिलती है। लेकिन एक सभ्य महिला राजनीति में आई है, मैंने पहले दिन उसका स्वागत किया। लेकिन यह कहना कि उनके आना एक बड़ा ऐसा संदेश देगा जैसे राम मनोहर लोहिया जॉर्ज फर्नांडिस का होगा, ये उन्होंने तो नहीं कहा। उन्होंने ये हिम्मत की बात की है कि हिम्मत जिसमें होगी उस तो हिम्मत फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। आप हिम्मत करिए, देखते हैं उसके बाद क्या होता है। संघर्ष में है। अगर प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में जाएं, वहां के जनता के मुद्दों पर लड़े, लाठियां खाएं, जेल जाएं, खड़ी हो और फिर चुनाव लड़ने जाएं, तब जॉर्ज फर्नांडिस और राम मनोहर लोहिया की तरह चुनौती दे पाएंगे। सीधे अगर आप बनारस उतारते हैं तो आप उतरेंगे जरूर, मीडिया का कवरेज भी होगा, दुनिया की मीडिया भी देखने आएगी, लेकिन उससे कांग्रेस के संगठन पर, उससे वहां के राजनीतिक वातावरण पर या नरेंद्र मोदी के चुनावी भविष्य पर कोई असर पड़ेगा। ये मैं एक पत्रकार होने के नाते मैं इसको स्वीकार नहीं कर सकता। लाठी खाए हुए पत्रकार लगते हैं आप। हम लोग खाए, कुर्बान जी भी खाए, पूछिए जरूर हम लोग लाठियां खाए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जितेंद्र जी, इन्होंने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं ये कह रहा था कि लेकिन अम्बेडकर ने तो लाठी भी नहीं खाई थी नेशनल मूवमेंट में। किसने?
आरएसएस ने, बीजेपी ने, नहीं, पर खैर वो नहीं, छोड़िए, ऐसा मैंने वो उसको छोड़िए, छोड़िए, उसको रहने दीजिए, वो दूसरी बहस है, उसमें मत जाइए। कुर्बान जी 3 बार डॉक्टर हेडगेवार जेल गए थे, मैंने इतिहास पढ़ा है, आपको बता रहा हूँ। 1919 में जेल गए थे, बल्कि खत्म हो गया तब आए थे, जब वो सरसंघ चालक थे। 1932 के मूवमेंट में बजाबता त्याग पत्र देके भी वो जेल गए थे कि इसमें हमको भाग लेना है। और वो कांग्रेस एक बड़ा संगठन था, और आप जानते हैं कि उस समय आरएसएस, हिंदू महासभा, सबके लोग कांग्रेस में काम करते थे, इसलिए ये भावना भी गलत है। कुछ लोग उस समय जाके मुसोलिनी को मिल रहे थे, मुंगे जैसे लोग, वो भी इतिहास में है। पर लेकिन उस बहस में हम आज नहीं जाएंगे। मैं जितेंद्र जी आपसे ये पूछ रहा था कि अगर प्रियंका गांधी वहां से खड़ी हो जाती हैं तो प्रधानमंत्री के लिए मॉरली थोड़ा नैतिक रूप से मुश्किल नहीं हो जाएगा कि एक दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी जाएं? लोग कहेंगे देखो प्रधानमंत्री डर के भाग गए। अभी तक की जो स्थितियां दिख रही हैं, मैं नहीं समझता हूं। अभी जो मेरा विश्लेषण है, कल वो प्रधानमंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी तय करेगी कि उनको प्रधानमंत्री को कितना उलझाना है और कितना सुरक्षित रखना है। लेकिन अभी तक के जो संदेश हैं उसके मुताबिक ये जो अब तक की टैक्टिस है और जो कांग्रेस बार बार संदेश दे रही है कि हमारे जो अध्यक्ष हैं वो तो वायनाड चले गए हैं, और अगर भाजपा के भी नेता कहीं दूसरी जगह चले जाएं तो बराबर हो जाएगा। नहीं, फर्क है। प्रधानमंत्री को तो उनके रिकॉर्ड पे लोग, उनके गवर्नेंस के रिकॉर्ड पे, उनके शासन के ऊपर जज करेंगे। ये तो शासन में रहे नहीं खुद राहुल गांधी। जो संकेत हैं वो अभी तक नरेंद्र मोदी केवल और केवल वाराणसी से चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है, ऐसा संकेत। ठीक है विनोद, समय कम है, पर ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। यदि प्रियंका गांधी जीत जाती हैं, ये तो हारने की बात कर रहे हैं, मान लीजिए वो बनारस से जीत जाती हैं, उसके बाद नरेंद्र मोदी जी का राजनीतिक भविष्य क्या होगा? देखिए, भारत में इस बात में बिल्कुल बिलीव नहीं करता कि कोई नेता अगर इलेक्शन एक हार जाए तो उसका करियर ख़त्म हो गया। हमने अटल जी को इलेक्शन हारते हुए देखा है, चंद्रबाबू नायडू को इलेक्शन हारते हुए देखा है। 1996 में अटल जी को बहुमत नहीं मिला, उनको 13 महीने के बाद त्यागपत्र देना, 13 दिन के बाद त्यागपत्र देना पड़ा। फिर 98 में आ गए, 13 महीने के बाद जाना पड़ा, फिर दोबारा 99 में आए, लंबे समय तक राज किया। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी राजनेता उसका अंत कभी डिक्लेयर नहीं करना चाहिए। ये पॉलिटिक्स की सबसे बड़ी लेसन मेरे पास है। मैं नहीं कर रहा हूं, मैं ये पूछ रहा हूं आपसे, मान लीजिए वो बनारस हार जाते हैं और विदिशा जीत जाते हैं, या वेस्ट बंगाल से जीत जाते हैं, वो भी खबरें हैं कि शायद वहां चले जाएं, तो उसके बाद प्रधानमंत्री उनके लिए बनना कितना आसान, कितना मुश्किल होगा? मैं नहीं कह रहा उनका राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा। देखिए, ऐसा है, इस देश में राज्यसभा में भी जो लोग गए हैं वो भी प्रधानमंत्री रहे हैं, तो इसमें कोई दो बात नहीं। अगर उनकी पार्टी के पास आंकड़े होंगे तो, और आंकड़े जो हैं वो थोड़े बहुत ही कम हों तभी बनेंगे वो। अगर 200 से कम आंकड़ा अटक जाता है भारतीय जनता पार्टी का, और माननीय प्रधानमंत्री को बड़े तौर पे व्यापक स्तर पे बाहर से सपोर्ट की ज़रूरत है, तो फिर उनको व्यक्तित्व परिवर्तन करना पड़ेगा, तभी वो अलायंस चला सकते हैं, वरना उनके बस की बात नहीं है। क्योंकि जिस तरह से उनका मिजाज है, वो एक कंट्रोल करके पूरी तरह से अपना सरकार चलाते हैं। और मंत्री भी जो मैं समझता हूँ वो जो सेक्रेटरीज गवर्नमेंट के हैं, मंत्रियों को रिपोर्ट नहीं करते हैं, पीएमओ को रिपोर्ट करते हैं। सब जब सर्वव्यापी बात है। समय समाप्त हो रहा है। मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, आप आए, आपने इस चर्चा में भाग लिया। प्रधानमंत्री जितना ही कंट्रोल करना चाहें वो सरकार के में आने के बाद ही कर सकते हैं। चुनावों को तो कम से कम हम मानते हैं वो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, और देखते हैं इस चुनाव में क्या होता है, और प्रियंका गांधी बनारस से चुनाव लड़ती हैं कि नहीं। लेकिन आज इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।